आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल्याणकारी राज्य का औचित्य, यानी कि जस्टिफिकेशन, या नॉर्मल शब्दों में कहा जाए एक सफल कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस प्रकार हो सकती है, ठीक है, या फिर एक अच्छे राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में बताइए। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम में कई बार आता है, तो इसको अच्छे से तैयार करना, इसके नोट्स बनाना भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने नागरिकों के कल्याण और समृद्धि को सुनिश्चित करना। यानी कि जो भी सरकार है, जो भी उस राज्य को क्या कर रही है, नेतृत्व कर रही है, तो उसका ये दायित्व है, यानी कि उस सरकार की, उस राज्य की ड्यूटी है कि अपने राज्य के नागरिकों को एक अच्छी सुविधाएं वो क्या कर सके, प्रदान कर सके। ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सके, समानता और सामूहिक हित को प्राथमिकता दे। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी सभी में होनी चाहिए और सभी के हित को पूरा भी करना चाहिए। कल्याणकारी राज्य का औचित्य यानी जस्टिफिकेशन इस तथ्य में निहित का मतलब होता है शामिल है कि ये ना केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कभी भी कल्याणकारी राज्य जो है ना, व्यक्तिगत हित की तो बात करेगा ही नहीं, वो हमेशा समाज के यानी समूह के ज़्यादा लोगों की बात करेगा। ठीक है, और अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करके सामाजिक संतुलन बनाए रखने का भी क्या करता है, प्रयास करेगा। यानी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, समाज के सभी व्यक्तियों का संतुलन बनाने में मदद ये करेगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए, यानी कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ सभी वर्गों, विशेष अधिकार, गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक समानता होनी चाहिए, यानी कि समाज का कैसा भी व्यक्ति हो उसको रोज़गार, आय अर्जित करने के अवसर प्रदान होने चाहिए, और ये धन के पुनः वितरण के माध्यम से समाज के गरीब और मध्य वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यानी कि जो भी धन है उसका इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि अमीर और गरीब के बीच में ज़्यादा मतभेद या अंतर ज़्यादा उत्पन्न ना हो। ठीक है, मानवीय गरिमा की रक्षा करना, हर व्यक्ति की एक सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि हर व्यक्ति की गरिमा को क्या होना है, बनाए रखना ज़रूरी है। ओके, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना एक राज्य की जिम्मेदारी भी है। ठीक है, ताकि वो अपने नागरिकों का जीवन स्तर क्या हो सके, बढ़िया बना सकें। अगला है हमारा सामाजिक सुरक्षा। सारी सुविधा दे दो, सामाजिक सुरक्षा न तो कैसे चलेगा, तो सामाजिक सुरक्षा भी देना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। जैसे कि बुजुर्ग हो गया, विकलांग हो गया, बेरोज़गार हो गए और बच्चे हो गए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये पेंशन, बीमा और अन्य सहायता कार्यक्रम के माध्यम से उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब कहोगे बेरोज़गार के लिए कैसे काम करेगा भाई, बेरोज़गार के लिए भी इस तरीके से काम कर सकती है गवर्नमेंट। अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। चलो, जो बेरोज़गार लोग हो गए, जिनके पास पैसे नहीं है अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, तो गवर्नमेंट भी तो होती है ना, सहायता देती है, अपने सेंटर चलाती है, ताकि जो लोग यहाँ आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं तो यहाँ पर आके क्या कर सकें, काम कर सकें। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना। कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। ये नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाते हैं। ठीक है, यानी कि काबिल बनाते हैं। आर्थिक स्थिरता, वही बात है कि आगे आर्थिक मंदी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न नीतियों को लागू करता है राज्य। और कोई भी एक अच्छा राज्य होगा वो कभी चाहेगा ही नहीं कि उसके राज्य या क्षेत्र में ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न हो। ठीक है, वो हमेशा बना के स्थिति चलते हैं, नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसी स्थिति बनी, अमीर ही जो होगा बेसिक नीड की वस्तुएं वही खरीद पाएगा, गरीब आदमी तो मर जाएगा, और कोई क्या करेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं हो, खरीद ही नहीं पाएगा वो, या तो असमानता, लड़ाई झगड़ा ये सब उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए राज्य को ये सब ज़रूरी भी होता है कि महंगाई ये सब ना बढ़े।
अब आता है इसके कार्य क्या कहें। शिक्षा का प्रसार करना, एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को ज़्यादा बढ़ाना, सस्ती दरों पे अच्छी सुविधाएं देना ताकि हर वर्ग का व्यक्ति अपना इलाज अच्छी गुणवत्ता के साथ करा सके, रोज़गार के अवसर देना ताकि आर्थिक जीवन स्तर अच्छा बन सके, आजीविका के संसाधन बन सकें, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। इसलिए पैसा कमाना यानी आर्थिक सुविधा होना ज़रूरी है, रोज़गार होना ज़रूरी है। सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम, ये पेंशन, वृद्धावस्था, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो उसको नहीं मिल रही सहायता, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बेरोज़गारी भत्ता भी है, अगर कोई स्टूडेंट्स है स्कॉलरशिप वगैरह ये सब भी दी जाती है। और सरकारी स्किल डेवलपमेंट के सेंटर जो बनाए जाते हैं वो भी एक तरह से मदद करते हैं। अब आता है गरीबी की समाप्ति। देखो गरीबी की समाप्ति कैसे होगी, लोगों को रोज़गार दो, आय सर्जन कर सकें, अच्छी एजुकेशन दो, तो ये गरीबी, बेरोज़गारी, ये सब भी क्या हो सकता है, धीरे धीरे कम हो सकता है। ओके। अब आता है आवास की सुविधा। पहले गरीबी का सबसे पहले ये है, देखो एक तो रोज़गार देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, रोज़गार मिले, एजुकेशन मिले, और जो भी घर मिल रहा है, घर है, नौकरी है, उसकी सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे बोलते हैं पकौड़ा तलना भी क्या होता है, एक काम ही तो है, क्या वो रोज़गार नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि सब पकौड़ा तलें, भाई चलो कोई नहीं, अगर पकौड़ा तल भी रहे हैं लोग, क्या वो पकौड़ा तलने की जो रेडी है, लग रही है, क्या वो सुरक्षित है क्या, ये भी तो सवाल है। हाँ चलो लोग पकौड़ा तल लेंगे, ठीक है, चाय की एक ठेला लगा लेंगे, क्या वो ठेला सुरक्षित है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें भी तो सरकार के द्वारा क्या होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। ये नहीं कि हर 6 महीने बाद आ रहा है कोई भी, उनको कूड़े की तरह में कोई भी फेंक दे रहा है, उनका सामान तोड़ दे रहा है, ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ कही जा रही है तो उसकी सुरक्षा भी होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। यानी कि रोज़गार मिले तो वो सुरक्षा भी उसकी मिले, कहने का मतलब ये है। अब आता महिला सशक्तिकरण। आप सबको पता है महिलाओं के विकास के लिए उनको सुविधाएं देना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, एजुकेशन देना, ये सब मदद करता है। अब पर्यावरण तो बहुत ज़रूरी है भाई साहब, देख नहीं रहे आजकल कितना प्रदूषण फैला जा रहा है, कितनी गर्मी हो जा रही है, दोपहर में तो हालत ख़राब हो जा रही है, 50 डिग्री 45 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच जा रहा है दिल्ली में, ठीक है। तो हमें भी चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। आप एक बार खुद सोचो कि हम तो गर्मी से निकल रहे हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल है, वो कैसे जीवन अपना आह्वान करेंगे, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो हमें कुछ चीज़ों को परहेज़ करना चाहिए। अगर हमारा इन्वायरमेंट अगर बदल सकता है तो हमें थोड़ी बहुत सुविधाओं को हटा देना चाहिए, ठीक है। अगर सुविधाओं को हम नहीं हटा पा रहे, अपने दैनिक जीवन को में बदलाव नहीं कर पा रहे, तो कोई अच्छा अल्टरनेटिव चीज़ हमें सोचनी चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो सके, अच्छा हो सके। ओके। मैं तो सोचता हूँ कि महीने के एक दिन ऐसा होना चाहिए, एक दिन बोल लो या 2 दिन ऐसे बोलो जहाँ पे हम गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छुट्टियाँ हो, वर्क फ्रॉम होम हो, घर से काम हो, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से क्या हो, थोड़ा सा कम हो जाए, जिससे एयर क्वालिटी ये सब भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, जैसे लॉकडाउन के समय हुआ था। लेकिन बेसिक नीड्स, आम चीज़ें चालू रहनी चाहिए। अब चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए, कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, एक अच्छी सरकार का स्थापना होना चाहिए, समानता और सामाजिक न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सक्रिय राज्य हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी कि राज्य आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में सीधी भागीदारी होनी चाहिए, जिससे नागरिकों की भलाई सुनिश्चित हो सके, ठीक है, और एक अच्छा संतुलन समाज में बना रहे, ठीक है। इसमें और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। सक्रिय राज्य से कहीं पे कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां उत्पन्न ले रही हैं तो सरकार को उन चीज़ों पे कानून की सहायता से प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनको समाप्त करना चाहिए ताकि राज्य का माहौल ख़राब ना हो। सामाजिक सुरक्षा आप सबको पता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। कल्याणकारी राज्य में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का समन्वय होना चाहिए, जहाँ पे देखो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम होती तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
और कहीं कहीं ऐसा मैनेजमेंट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल ख़राब काम करती है, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि अच्छा हो सके। और कुछ प्राइवेट सेक्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेकार ही रूल्स और रेगुलेशन की तरह काम करते हैं, तो वहाँ पे सरकार का नज़र होना चाहिए कि हाँ भाई रूल्स और रेगुलेशन अच्छे से बनाओ ताकि प्राइवेट में जो एम्प्लॉय है वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, है ना। प्राइवेट नौकरी भी ख़राब नहीं है, वो थोड़ा रूल्स रेगुलेशन पे थोड़ा सरकार का ध्यान होना चाहिए। तो उनकी सैलरी अच्छे से आनी चाहिए, कटना नहीं चाहिए, मेडिकल्स मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें। क्योंकि प्राइवेट वाले क्या करते हैं, किताबों में तो दिखा देते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें बहुत कम मिलती है देखने को, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। अब निष्कर्ष वही है, सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं, किस के अच्छे कल्याणकारी राज्य की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या क्या क्षेत्रों पर उसे कार्य करना चाहिए, तो उसी का बारे में इस निष्कर्ष में बताया गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, तैयार करें, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो टॉपिक होगा हमारा बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है।